हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब पहले पार्ट में इंडिया में एग्रीकल्चर क्यों इतना ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया में अलग अलग तरीके के कौन सी फसल ली जाती है, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन सीखा। हमने ये भी देखा कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स लिए जाते हैं और उसका महत्व क्या है। अब इस सेक्शन में एग्रीकल्चर में पिछले 100 साल में भारत में क्या सुधार आए या हमने किस लेवल का तरक्की हासिल किया, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया एग्रीकल्चर सेकंड एंड लास्ट पार्ट। फिर आता है पल्सेस। अब वेजिटेबल डिश में इंडिया में पल्सेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको तरह तरीके के पल्सेस यानी कि दाल मिल जाएंगे। अब बेसिकली लेगम्स में से आपको पल्सेस मिलेंगी, यानी कि कोई भी फली है जैसे मूंगफली है, उसको उसके दाने को आप प्रेशराइज करके दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, तब जाके आपको जो मिलता है वो होता है दाल यानी कि पल्सेस। ठीक है। तो पल्सेस का वेजिटेरियन डिश में स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। सो पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। ज्यादा बारिश जहां पे होती है वहीं पे पल्सेस यानी कि दालें उगाई नहीं जाती है, बाकी सारी जगह पे कम से कम पानी मिलेगा तो वहां पे भी आप पल्सेस यानी कि दाल उगा सकते हो, पर ज्यादा बारिश पल्सेस के लिए हानिकारक है। Major pulses producing states are मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट्स मुख्य उत्पादक है दाल के। इन गुजरात तुअर दाल या तुअर दाल इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, मूंग मठ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में आप तीन तरीके के मुख्य दाल का उत्पादन देख सकते हो। वडोदरा की बात करो तो वडोदरा में आप तूर यानी कि तुअर दाल ज्यादा देखोगे। मूंग और मठ की बात तो उसके साथ कच्छ डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है और उड़द दाल उसका कनेक्शन पाटन से है। तो गुजरात में आप बेसिकली चार टाइप की दाल देख सकते हो या उसका कल्टीवेशन देख सकते हो। उसमें से एक है तूर यानी कि तुअर दाल, फिर है मूंग दाल, फिर मठ दाल और फिर है उड़द दाल। उड़द का कनेक्शन पाटन, मूंग मठ का कच्छ से और वडोदरा यानी कि बड़ौदा का कनेक्शन है तूर यानी कि तुअर दाल। अब जैसे आगे मैंने बताया, पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। शाकाहारी लोगों के भोजन में दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तूर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द आर द पल्सेस। जैसे तूर की दाल होती है, मग मूंग की दाल होती है, चना दाल होती है, बीन की दाल होती है, उड़द की दाल होती है। तुअर, उड़द, मूंग, मठ आर खरीफ क्रॉप। इसमें से तुअर, उड़द, मंग, मूंग ये सारे जो है वो खरीफ यानी कि मॉनसून सीजन में उगाए जाने वाले फसल यानी कि क्रॉप्स है। ग्राम, पीज एंड लेंटिल, लेंटिल यानी मसूर, ग्राम यानी कि चना और मटर ये सारे राबी यानी कि विंटर सीजन की फसलें हैं। ग्रोइंग पल्सेस हेल्प्स टू गिव बैक नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड इज सोन बिटवीन क्रॉप्स। और पल्सेस उगाने का दूसरा फायदा ये है कि आप सॉइल में नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करते हो और इसके दो क्रॉप्स के बीच में भी उगाया जा सकता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ सॉइल में देखा था कि जो अलूवियल सॉइल होती है उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप अलग अलग पल्सेस को कल्टीवेट कर सकते हो। अब ये ज्यादा समझने के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया है। पहले वाला जो पिक्चर है, येलो कलर का जो दाल है वो मूंग दाल है। ये देखिए ये मूंग दाल है, फिर ये चना दाल है, फिर ये मसूर यानी कि लैंटिन का दाल है जो रेड कलर का होता है, उसी लिए इसको रेड लैंटिन्स भी बोला जाता है। फिर जो खिचड़ी बनाने के काम आता है ये मूंग का दाल है, छिलके वाला। मूंग का दाल दो तरीके का होता है, एक छिलके वाला ये है और ये बिना छिलके का येलो कलर का। फिर ये है उड़द, ये आखा उड़द है, दाल नहीं है। फिर ये उड़द है, उसके दो हिस्से में बंटवारा करके ये बना गया है। फिर ये रेड बीन्स है, फिर ये काबुली चना जो मोटा वाला आता है ये है, फिर छोटा वाला चना है और ज्यादातर पानी पूरी वाला इस्तेमाल करता है, ब्लैक कलर का होता है। ये ग्रीन मूंग है। ये मूंग
यानी कि ये लेगम होता है और उसको प्रेशर करके ये दो दाल बनाई जाती है। सेम वे ये तूर दाल है, फिर ये सोयाबीन है और ये मूंग है। मूंग मग मग की तरह ही होता है, पर ये कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है और इसका स्वाद भी थोड़ा ज्यादा मीठा होता है। फिर है रागी। रागी यानी कि नागले इज एन यूनिक ग्रास फूड क्रॉप शोन इन गुजरात। तो रागी, जिसको नागली भी बोला जाता है, ये गुजरात में उगाया जाने वाला एक नायाब सा फसल है। इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ द आदिवासी पीपल इन हिली रीजन। ये पहाड़ों में बसने वाले आदिवासी लोगों का मुख्य आहार है। द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ रागी इज मैक्सिमम इन द कंट्री अमंग ऑल ग्रास फूड क्रॉप। तो सारे ग्रास फूड क्रॉप में रागी का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगर मिलेट और अफ्रीकन मिलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसको अफ्रीकन या फिंगर मिलेट बुलाया जाता है और गुजराती में इसको बावटा बोला जाता है। इट इज एन एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस ग्रास फूड क्रॉप। ये ग्रास के अन्न में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस यानी कि पौष्टिक है। There is more protein, mineral and vitamins in its grain. और इसके दाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स होते हैं। As it has more fiber, it is a very advantageous for the patients of diabetes and cardiac. ये इसमें फाइबर का सबसे अहम हिस्सा होता है और इसीलिए डायबिटीज और उसके साथ साथ हृदय रोग के बीमारी वाले सारे दर्दी के लिए ये सबसे ज्यादा फायदे कारक है। और फाइबर का दूसरा काम, फाइबर वो नेचुरल क्लीनर है, यानी कि अगर आपको कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो फाइबर जो लंबे लंबे नो डंडी जैसा होता है, वो झाड़ू लगाने का काम करता है। तो अगर आपको पेट साफ नहीं आता है तो उसके लिए भी फाइबर का ये बेस्ट सोर्स है रागी नागली, जिसको हम फिंगर या अफ्रीकन मिलेट भी बोलते हैं या बावटा भी बोलते हैं। It has more calcium and iron, so it is useful for removing malnutrition and producing baby food. इसमें कैल्शियम और आयरन ज्यादा है, जो छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये बेबी फूड बनाने के भी काम आता है। और अगर आपको कोई मेल न्यूट्रिशन रिमूव करना है तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट चीज है। द आदिवासी फार्मर्स मेक रोटली, आई मीन चपाती, फ्रॉम इट्स फ्लावर। इसके आटे में से आदिवासी किसान जो है वो रोटी बनाते हैं। Items like biscuits, chocolates, toast, wafers are also prepared from the same flour. ये आटे में से बिस्किट, चॉकलेट, टोस्ट, वेफर ऐसी भी चीजें बनाई जाती है। फिर आता है ऑयल सीड्स। ऐसे सारे सीड्स जिसमें से आप तेल निकाल पाते हो, जिसमें है ग्राउंड नट, सिसमे यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर। दीज आर ऑल ऑयल सीड। तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, ये सारे ऑयल सीड्स है। दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन इंडियन मील। तो भारतीय भोजन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। After edible oil is extracted from the oil seeds, the remains are used to make oil cakes, as fodder for animals and as biotic manure. तो ये ऑयल सीड्स में से तेल निकाल लेने के बाद जो बाकी बचता है, यानी कि जो अवशेष यानी कि रिमेन्स लेफ्ट ओवर होता है, उसमें से आप पशुओं के लिए आहार बना सकते हो। और इतना ही नहीं, आप उसमें से जैविक खाद भी बना सकते हो। ग्राउंडनट, मूंगफली, इट रिक्वायर ब्लैक सॉइल, लूमी एंड सैंडी सॉइल विच विल नॉट रिटेन वाटर। इसको काला, लूमी और रेत वाला जमीन ज्यादा अनुकूल आता है, और ऐसा जमीन जो ज्यादा पानी को देर तक रखे नहीं। टेम्परेचर इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। बारिश इसको चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर। विद इरिगेशन फैसिलिटी इट कैन बी शोन इन समर ऑल्सो। इसको इरिगेशन के चलते यानी कि सिंचाई के चलते आप समर सीजन में एज ए जायद क्रॉप भी उगा सकते हो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड। ये एक जरूरी या महत्वपूर्ण ऑयल सीड है। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन।
चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है मूंगफली के उत्पादन पे। ग्राउंड नट ऑयल इज यूज एज एन एडिबल ऑयल मोर इन गुजरात। ये मूंगफली का तेल गुजरात में ज्यादातर खाद्य तेल के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि गुजरात में ग्राउंड नट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। अब मूंगफली को कहाँ पे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर मेजर प्रोड्यूसर। तो हमने जैसे आगे अभी देखा कि गुजरात में ग्राउंडनट ऑयल का खाद्य तेल के तौर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तेल यही उगता है। और आप गुजराती डिशेस में देखोगे तो सबसे ज्यादा ये जो ग्राउंडनट ऑयल है वो तैरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये तेल की नदियां ही है, ऐसा ही समझ लो। और गुजरात के अलावा ये गुजरात के पड़ोसी राज्य यानी कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कल्टीवेट किया जाता है। गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। गुजरात राज्य पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का उत्पादन करता है। इन गुजरात इट इज सोन इन जे ग्रेव्स, यानी कि जूनागढ़, गिर, राजकोट, अमरेली, भावनगर एंड सोमनाथ। पूरा जो सौराष्ट्र का रीजन है, यानी कि आप जूनागढ़ से शुरू करो, फिर गिर, अमरेली, भावनगर, राजकोट, ये सोमनाथ, ये सारे इलाकों में आप ग्राउंडनट का कल्टीवेशन यानी कि मूंगफली का उत्पादन देख सकते हो। और ये हकीकत में ग्राउंडनट यानी कि जमीन के नीचे ये रूट्स में ऐसे इसके नट्स होते हैं, और जब आप उसको खोलते हो तो उसमें से मूंगफली का दाना निकलता है। तो ये है ग्राउंडनट। फिर दूसरे नंबर पे ऑयल सीड जो है वो है तिल यानी कि सिसमे। अब इसका आप क्रॉप देखो, ये जो क्रॉप है यहाँ पे ऐसे फूल पे ये सिसमे यानी कि तिल के दाने होते हैं, और जब वो सूख जाता है तो उसमें से आप ऐसे तिल के दाने व्हाइट या ब्लैक कलर के निकाल सकते हो। तिल दो तरीके का होता है, एक व्हाइट तिल भी होता है और एक ब्लैक यानी कि काला तिल भी होता है। इसका पर्टिकुलर क्या है, इन नॉर्थ इंडिया इट इज अ खरीफ क्रॉप, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज अ rabi क्रॉप एंड occasionally it's a zaid crop too. Almost all the states grow sesame. नॉर्थ इंडिया में ये एक खरीफ क्रॉप है, इसको मानसून में उगाया जाता है। हालांकि आप अगर दक्षिण भारत में जाओगे तो ये एक विंटर यानी कि राबी क्रॉप बन जाता है, और कभी कभी ये जैद यानी कि समर क्रॉप भी बन जाता है। और तकरीबन सारे राज्य भारत में तिल को उगाते हैं। इट हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल देन अदर ऑयल सीड। ऑयल सीड्स में ये सीड में यानी कि सिसमे तिल के दाने में सबसे ज्यादा ऑयल यानी कि तेल निकलता है। इट इज यूज एज एडिबल ऑयल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में हर कोई जगह पे इसका एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम सिसमे इन द वर्ल्ड। दुनिया में भारत जो है तिल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। मेजर प्रोड्यूसर्स आर गुम केटीबी यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिसमे प्रोडक्शन एंड द एरिया शोन। अब मूंगफली के बाद गुजरात तिल के लिए भी देश का पहला नंबर का राज्य है उत्पादन के हिसाब से। बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम सिसमे, और गुजरात के बनासकांठा रीजन में तिल को सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। अगर आप सौराष्ट्र रीजन की बात करोगे तो वहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है ग्राउंडनट का, और बनासकांठा में तिल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और आप पिक्चर में देखो, ये जो है काले कलर का ये है ब्लैक तिल, और ये है व्हाइट तिल यानी कि सिसमे। दो कलर के तिल आते हैं, एक सफेद। फिर नेक्स्ट जो है वो है मस्टर्ड यानी कि सरसों। इट इज अ राबी क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये एक राबी यानी कि विंटर क्रॉप है। द मस्टर्ड सीड्स आर यूज फॉर मेडिसिन एंड एज एडिबल ऑयल। अब ये सरसों के दाने हैं, उसको दवाई के तौर पे या खाद्य तेल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप यानी कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, these are the major producer of this crop mustard. सरसों का ज्यादातर उत्पादन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल से होता है। फिर आता है कोकोनट। इसके लिए
कौन सा सॉइल चाहिए? इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप एंड इट ग्रोज इन अ कोस्टल सलाइन सॉइल। अब ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो ज्यादातर ये कोस्टल इलाकों में यानी कि तटवर्ती इलाकों में कल्टीवेट किया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए। इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन कोस्टल रीजन। गुजरात का जो तटवर्ती इलाका है वहां पे भी कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री which is shorter and giving more yield is developed. In South India, coconut oil is extracted from its kernel. एक खास तरीके का कोकोनट ट्रिक विकसित किया गया है, जिसका हाइट काफी कम होगा तो वहां पे कोकोनट उतारने में यानी कि तोड़ने में काफी कम दिक्कत होगी, और ये रेगुलर कोकोनट ट्री के कंपेयर में ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा कोकोनट यानी कि नारियल का उत्पादन भी देता है। साउथ इंडिया में ये नारियल में से तेल भी निकाला जाता है। कोकोनट वाटर इज यूजफुल एज अ हेल्दी ड्रिंक, और स्वास्थ्य के लिए ये नारियल का पानी सबसे उपयोगी भी है। दिस प्लांटेशंस आर फाउंड इन कैट यानी कि कर्नाटका, केरला एंड अंडमान। ये स्टेट्स में कर्नाटका, केरला, अंडमान में कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर कैस्टर यानी कि एरंडा। कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेला लोकली। गुजरात में इसको दिवेला के नाम से जानता है, और उससे जो ऑयल निकलता है उसको हम दिवेल बोलते हैं। इट्स अ खरीफ एज वेल एज राबी क्रॉप। तो ये बेसिकली खरीफ यानी कि मॉनसून क्रॉप है, और ये विंटर यानी कि राबी क्रॉप भी है। द ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ कॉटन, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल। आजकल ये अलग अलग तेल के दानों यानी कि ऑयल सीड में से तेल निकालने का जो फैशन है वो काफी पॉपुलर है, और अलग अलग तेल का इस्तेमाल, खाद्य तेल का इस्तेमाल लोग इंडिया में करते हैं, जैसे कॉटन यानी कि कपास का तेल, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल। आजकल तो ब्राउन ऑयल यानी कि पैडी, चावल में से भी तेल निकालते हैं, मेज में से भी तेल निकालते हैं। नाउ बेसिकली पैडी एंड मेज आर नॉट ऑयल सीड्स, दे आर फूड ग्रेन्स, पर उसमें से भी तेल निकालने का तरकीब हमने ढूंढ निकाला है, और वो भी काफी हद तक पॉपुलर है। और आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये जो है ये कैस्टर प्लांट है, और ये कैस्टर वीड, इसको जब आप तोड़ोगे सूखा के, ये अभी गीला है, जब सूख जाएगा तो ये ब्राउन कलर का होगा, और इसमें से ऐसे कैस्टर सीड्स निकलेंगे जिसको हम दिवेला भी बोलते हैं, और इसको क्रश करके उसमें से ये तेल निकाला जाता है, जिसको कैस्टर ऑयल यानी कि दिवेल भी बोला जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर सीड्स, दैट इज 64%। दुनिया में भारत कैस्टर सीड्स का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और उसका नंबर है 64%। चाइना एंड ब्राजील कम नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली, और दूसरे और तीसरे नंबर पे चाइना और ब्राजील है। अबाउट 80% ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात, और इसमें भी ये जो 64% का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वो 64% में गुजरात का हिस्सा 80% है। द अदर प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। दूसरे जो स्टेट्स है वहां पे आता है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इन गुजरात इट इज ग्रोन इन बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ एंड अमरेली। तो देखो, 3 ऑयल सीड के प्रोडक्शन में गुजरात अव्वल रहा है, पहला रहा है। सबसे पहले सौराष्ट्र रीजन की बात करते हैं, वहां सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है ग्राउंडनट का। फिर आएगा तिल यानी कि सिसमे, जिसका कनेक्शन कांठा से था। और ये अब तीसरा कैस्टर्ड, जो दोनों कांठा यानी साबरकांठा, बनासकांठा और कुछ कुछ सौराष्ट्र के रीजन, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, यहाँ पे भी कल्टीवेट किया जाता है। फिर आता है हॉट बेवरेजेस, गर्म पेय पदार्थ। इसमें सबसे पहला है टी यानी कि चाय। कैसा सॉइल चाहिए इसको? स्लोपिंग सॉइल विद आयरन कंटेंट वेयर वाटर फ्लोज डाउन। इसको ढलान वाला जमीन चाहिए जिसमें आयरन कंटेंट यानी कि लोह तत्व ज्यादा होगा, और पानी वो रुका नहीं रहेगा पर बह जाएगा। इसके लिए 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। बारिश इसको चाहिए 200 सेंटीमीटर। वाटर शुड नॉट रिमेन स्टेगनेंट एज द रूट्स
इसके मूल तक यानी कि जड़ों तक पानी जमा नहीं होना चाहिए। बारिश इसको भरपूर चाहिए, पर ये बारिश का पानी बह जाना चाहिए और इसीलिए इसको स्लोपी रीजन में कल्टीवेट किया जाता है। इट विल डैमेज द क्रॉप। अगर पानी भरा रह गया, अगर स्टेगनेंट हो गया तो इसके जड़ को बर्बाद कर देगा और फसल अच्छी नहीं रहेगी। ये ज्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश वहां पे किया जाता है। असम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन और 75% चाय का हिस्सा सिर्फ ये दो स्टेट से आता है, एक है असम और दूसरा है वेस्ट बंगाल। देखो ये जो पहला पिक्चर है वो चाय का बागान है और यहाँ ये टी प्लकर वुमेन इसको इसके पत्तों को प्लग करती है और इसको प्लग करने का भी एक नायाब सा तरीका होता है और इस पत्तों को फिर सुखा के इसको प्रोसेस करके चाय बनाया जाता है। और एक फनी सी बात, क्या आपको पता है कि ऐसा देश को जो किसी को भी चाय ना दे उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चाइना। ओके, मोर डिटेल्स अबाउट टी। India leads the world in total area under tea plantation and production. भारत जो है दुनिया में चाय के उत्पादन एवं प्लांटेशन के लिए सबसे आगे की लाइन में है, यानी कि सबसे आगे के नंबर पे है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग टी एक्सपोर्टर। चाय का निर्यात ज्यादातर पूरे विश्व में भारत, श्रीलंका और चाइना से होता है। इट्स अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। ये जो पौधा है ये इसको ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडी का भी जरूरत नहीं है। द टेंडर tea leaves are powdered and processed to be used for drinking tea. The tea leaves are very skillfully plucked from the plant. तो ये चाय के पत्तों को उसके पौधों से बड़े ही बखूबी तोड़ा जाता है, फिर वही चाय के पत्तों को सूखा के पाउडर बना के उस पे प्रोसेस करके फाइनल टी बनाया जाता है, जिसको हम चाय में पानी में घोल के पीते हैं। उसके साथ कभी कभी हम दूध भी मिलाते हैं। फिर है कॉफी। ये चाय की तरह ही स्लोपी सॉइल में जहाँ आयरन कंटेंट ज्यादा है वहां पे कल्टीवेट किया जाता है और इसको रेनफॉल चाहिए चाय के रेनफॉल से थोड़ा कम। चाय में चाहिए था 200 सेंटीमीटर, यहाँ है 150 टू 200 सेंटीमीटर। इसको टेम्परेचर चाहिए 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु यानी के ये तीन जगहों पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और कुर्ग जो कर्नाटक में आया हुआ है उसको कैपिटल ऑफ कॉफी इंडिया का बोला जाता है। कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज कुर्ग इन कर्नाटका। ये यहाँ पे कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। Particulars about coffee: coffee plants are reared on a hill slopes under a shade of the trees so that the plants do not burn. अब इसको बड़े पेड़ की छांव में उगाया जाता है। अगर इसको सीधा सनलाइट यानी कि सन हीट मिलेगा तो इसका पौधा जल जाएगा, खराब हो जाएगा। Coffee seeds are abstract out of the nuts, grinded and then used as a drink. तो कॉफी के बागानों में कॉफी सीड्स को तोड़ के उसमें से नट निकाल के फिर उसको ग्राइंड करके एज ए ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पिक्चर में देखो, ये जो चेरी कलर का जो सारा सीड है वो है कॉफी सीड्स। फिर उसको सुखा के इसमें से ऐसे कॉफी बीन्स निकाले जाते हैं और फिर इसको या तो ग्राइंड करके या इसको उबालने के बाद ग्राइंड करके इसको ब्रू करते हैं, इसको रोस्ट करते हैं, अलग अलग सिस्टम होती है और फिर जो उसका पाउडर बनता है वो पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रिंक। उसको पेय के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Then the next beverage, that is cocoa. Particulars of cocoa: it is prepared out of the seeds of the coca fruit. It is a beverage crop. तो ये कोका नाम का फ्रूट आता है, उसके सीड का पाउडर बनता है और फिर चाय और कॉफी की तरह इसको पिया जाता है, पानी के साथ मिला के या दूध के साथ मिला के। दूसरा एक उसका पॉपुलर सा यूज है वो चॉकलेट के लिए है। सो चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोका।
It requires hot and humid climate and a lot of rainfall. इसको गर्म वातावरण चाहिए और काफी सारा बारिश भी चाहिए. अफ्रीकन कंट्रीज आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोका. कोको का उत्पादन ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज करते हैं. इन इंडिया इट इज प्रोड्यूस इन कैट यानी कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो ये आप पिक्चर में, पहले पिक्चर में ये देख सकते हो, ये है कोको का फ्रूट. इसको सुखा के ये ग्रीन से ऐसे ब्राउन कलर का हो जाएगा और जब आप उसको तोड़ते हो तो उसमें से ऐसे कोको बीन्स निकलेंगे. उसका पाउडर बनाया जाता है और उसमें मिल्क ऐड करके, इनफैक्ट मिल्क नहीं होता है, वो मिल्क सॉलिड्स होता है एंड बटर होता है. उसको मिला के ऐसे ये चॉकलेट्स बनता है. बेसिकली चॉकलेट्स भी दो तरीके के होती है, एक प्योर कोको चॉकलेट एंड दूसरा है मिल्क चॉकलेट. तो ये हो गया. नाउ कैश क्रॉप्स, उसमें सबसे पहला है कॉटन यानी कि कपास. Cotton requires black lava soil with mineral contains which can retain moisture for a long time. तो कॉटन कपास के लिए काली लावा जमीन सबसे बेस्ट है और इसीलिए जब हमने सॉइल के अलग अलग टाइप्स देखे थे वहां पे ये एक स्टेटमेंट भी था कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. तो ये ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अनुकूल फसल है. So it requires a black lava soil with the mineral contains which can retain moisture for a long time. और ब्लैक सॉइल का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मॉइस्चर को लंबे समय तक बरकरार रख सकता है और जैसे जैसे मॉइस्चर ड्राई अप होता है, सूखता है, तो वो फिशर्स यानी कि क्रैक कवर कर लेता है. टेम्परेचर इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए. रेनफॉल इसको चाहिए 30 to 70 सेंटीमीटर. फ्रोस्ट डैमेजेस द क्रॉप. इसको ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, 30 से 17 सेंटीमीटर बारिश इसको चाहिए. और अगर सुबह सुबह जो नमी होती है, फ्रॉस्ट यानी ड्यू गिरता है, तो उससे ये क्रॉप खत्म भी हो सकता है, खराब हो सकता है. ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड उड़ीसा में सबसे ज्यादा कल्टीवेट होता है. और यह आप पिक्चर में देखो, कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें ऐसे वीड लगते हैं और जब ये फूल खुलते हैं, यानी पहले ये खुलेंगे और फिर ड्राई होता है, तो उसमें से ऐसे वाइट कलर का कॉटन निकलता है. इसमें बीच में कॉटन सीड भी होता है. इसको निकाल के जो कॉटन यानी कि रुई बचता है उसको कॉटन टेक्सटाइल और अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है. और ये देखो, ये पूरा बोरा भरा है रुई से यानी कि कॉटन से. सो ये हुआ हमारा. अब अगर कॉटन कल्टीवेशन से गुजरात की बात करें तो गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया फॉर कॉटन प्रोडक्शन. देखो, ऑयल सीड में इंडिया पहला था ही, इंडिया में गुजरात पहला ही था. चाहे वो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन हो, चाहे वो कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन हो. अब वैसे ही गुजरात कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है. कॉटन इज ग्रोन इन सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, बोटाद, भरूच, भावनगर, महसाणा, पाटन डिस्ट्रिक्ट. ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस इन गुजरात वी कैन कल्टीवेट कॉटन. और कॉटन के लिए बड़ौदा का जो एरिया है, जिसको कानम एरिया बोला जाता है, दैट इज नोन फॉर कॉटन. ऐसा बोला जाता है कानम का कपास काफी मशहूर है और चरोतर का तंबाकू. तो कानम यानी कि द रीजन ऑफ वडोदरा. मोर पर्टिकुलर्स अबाउट कॉटन, इट इज अ खरीफ क्रॉप. ये मानसून में ज्यादातर उगाया जाता है. इट रिक्वायर 6 to 8 months टू ग्रो और इसका लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा है. ये ग्रो होने के लिए आपको 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा. इट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड. इसको सफेद सोना भी बोला जाता है. बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन सीड्स हैव हेल्प्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन. बीटी कॉटन सीड्स के चलते इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, उत्पादन में काफी मुनाफा हुआ. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. चाइना के बाद विश्व में भारत दूसरा
कॉटन का यानी कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। फिर है शुगर कैन, गन्ना। इसके लिए ब्लैक फर्टाइल अलुवियल लावा सॉइल चाहिए of a floodplain and delta is most suitable for sugarcane. Temperature 21 to 27 degrees centigrade and rainfall 75 to 100 centimeter. In regions of less rainfall, it is grown with the help of irrigation. तो इसको काला अलुवियल लावा सॉइल चाहिए, और जहाँ पे पानी ज्यादा हो यानी कि फ्लड जहाँ पे बार बार बारिश आती है या रिवर का जो डेल्टा रीजन है वो शुगर कैन के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और अगर इससे कम बारिश गिरता है तो वहाँ आप सिंचाई की मदद से शुगर कैन कल्टीवेट कर सकते हो। प्लेसेस तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, these are the major producing states for sugarcane. UP is at the top in area soon, but Maharashtra leads in the production. यूपी में सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है, पर उत्पादन के हिसाब से महाराष्ट्र नंबर 1 है। और अगर आपने दबंग पहला मूवी देखा है तो सलमान खान के पिताजी का एक फैक्ट्री है, और वो जैगरी का फैक्ट्री है, गुड़ बनाने का फैक्ट्री है, और वो उनके फैक्ट्री के बाहर ही आपको गन्ने का बड़ा बड़ा खेत नजर आएगा। तो एक चीज ये भी है कि जहाँ गन्ने का खेत होता है उसके नजदीक ही शुगर मिल्स होती है, क्योंकि गन्ने में से गन्ने का जूस निकालने के बाद उसको 24 आवर्स में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा। और इसीलिए ज्यादातर शुगर फैक्ट्री शुगर कैन जहां कल्टीवेट होता है उसके काफी नजदीक होती है। इन इंडिया, एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन इज मोर देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में शुगर कैन का कल्टीवेशन दूसरे देश के हिसाब से ज्यादा होता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। पर उत्पादन की माने तो ब्राजील के बाद उत्पादन क्षेत्र में भारत का दूसरा नंबर आता है। शुगर, जैगरी, अनरिफाइंड शुगर जिसको खांड सरी बोला जाता है, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं हम इसको, एंड इथेनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर कैन। तो शुगर कैन यानी कि गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, एक दूसरी तरीके की अनरिफाइंड चीनी जिसको हम खांड सरी या ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। In Gujarat, production of sugarcane is done the most in the South Gujarat and Saurashtra region. गुजरात में ज्यादातर ये सौराष्ट्र और साउथ गुजरात यानी कि सूरत और सूरत का निचली हिस्सा यानी कि नवसारी, तापी, वलसाड़, ये सारे इलाकों में आप शुगर कैन का कल्टीवेशन देख सकते हो। फिर आता है जूट। अलुवियल डाइटिक सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट कल्टीवेशन। रेनफॉल इसको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, वेरस टेम्परेचर 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब इसको अलुवियल डेल्टिक सॉइल चाहिए, और ज्यादातर जो रिवर के डेल्टिक रीजन है वहां पे आप जूट का कल्टीवेशन कर सकते हो। प्लेसेस गोवा यानी कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। ज्यादातर ब्रह्मपुत्र रिवर के नजदीकी रीजन में आप जूट का कल्टीवेशन देख सकते हो, और यहाँ पे स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, दे आर द प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ जूट। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। अब जैसे कॉटन यानी कि कपास को व्हाइट गोल्ड बोला गया था, वैसे ही जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन विद चीप लेबरर्स ऑफ बांग्लादेश इन जूट इंडस्ट्री। ये जूट में हमारा सबसे स्टीफ कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। जैसे मैंने आगे बोला कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वहां पे जूट का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। द डेल्टा of Ganga River in West Bengal produces maximum jute in India. वेस्ट बंगाल का जो गंगा रिवर का डेल्टिक रीजन है वो सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। गुनी बैग्स, मैट्रेसेस, रॉक्स, बैग्स, स्लीपर्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम जूट। इससे अलग अलग टाइप के बोरे, मैट्रेसेस, गद्दे, अलग अलग टाइप के थैले, स्लीपर्स, हैंडीक्राफ्ट की चीजें भी बनती है। ज्यादातर ये घास तरीके का होता है। आप ये पहले पिक्चर में देखो,
अब इसको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसको पानी में काफी हद तक भिगो के रखते हैं और भिगोने से इसका जो सख्त लेयर है वो नर्म हो जाता है और नर्म होने के बाद ही वो काम में आ सकता है। उसमें से अलग अलग ऐसे हम जूट आर्टिकल्स बनाते हैं। तो ये है हमारा जूट। फिर आता है टबेको। इसको सैंडी एंड लूमी सॉइल चाहिए, थोड़ा बहुत रेत का हिस्सा होना चाहिए इसमें। द क्वालिटी ऑफ टोबैको डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल देन क्लाइमेट। ज्यादातर क्रॉप्स यानी कि फसल पे वातावरण का असर होता है, पर यहाँ टबेको के बारे में कुछ अलग है। तंबाकू में पर्यावरण से ज्यादा, वातावरण से ज्यादा जमीन का इम्पैक्ट आता है। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर। Major countries which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA. China, Brazil, India and US में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। In India it is grown in Kuga यानी कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ये 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इट इज ग्रोन इन चरोतर रीजन ऑफ आनंद एंड खेड़ा। आनंद और खेड़ा के बीच का जो इलाका है, जो चरोतर रीजन से जाना जाता है, वहां का तंबाकू जग मशहूर है। जैसे मैंने अभी आगे बोला, कानम का कॉटन जो बड़ौदा का एक हिस्सा है और चरोतर का तंबाकू यानी कि रीजन बिटवीन आनंद एंड खेड़ा। और आनंद दूसरी एक चीज के लिए मशहूर है, वो है अमूल, अमूल डेयरी जो एशिया का सबसे बड़ा डेयरी है। It is also grown in Mehsana, Vadodara, Panchmal. Apart from Charotar region of Gujarat, it is also cultivated in Mehsana, Vadodara and Panchmal. About 80% of beeri of tobacco in India is produced in Gujarat. मतलब 80% बीरी में जो तंबाकू यूज होता है उसका उत्पादन गुजरात से होता है। यानी कि आप कोई भी रैंडम 10 बीरी ले लो तो उसमें से 8 बीरी का बनावट गुजरात से कनेक्शन या ताल्लुकात रखता होगा। 1/5 part of the total production of country is exported mostly to UK and Russia. 1/5 part जो तंबाकू का प्रोडक्शन है वो निर्यात किया जाता है स्पेशली यूके और रशिया में। कंज्यूमिंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, सो देयर इज अ बैन ऑन इट्स यूज। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसीलिए इसका उपयोग प्रतिबंधित है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। और सिक्किम भारत का वो पहला राज्य है जिसने टोबैको गुटखा पे संपूर्ण प्रतिबंध रखा हुआ है। रबर, हैवी रेनफॉल वाले इलाके में आप रबर का कल्टीवेशन कर सकते हो। उसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। केरला, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा, these are the major producing rubber states. Rubber is prepared out of the latex oozing out of the rubber trees. ये रबर कैसे हम लेते हैं, तो रबर का पेड़ होता है और उसकी बार्क जैसे आप हटा लेते हो तो उसमें से एक लेटेक्स नाम का रस होता है, उसको इकट्ठा करके उस पे प्रोसेस करके हम रबर बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये रबर के बाग है, ये रबर के ही पेड़ है, तो उसका बाग निकाल के यहाँ पे ये देखो, और फिर ये व्हाइट कलर का जो दूध निकलता है, ये जो व्हाइट कलर का रॉ रबर है, इसको लेटेक्स बोलते हैं। और ये पेड़ में से ही ओजिंग होता है, पेड़ में से ही टपकता है। और ये जो लेटेक्स है जो हम पेड़ से सीधा लेते हैं, उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर्स एंड ट्यूब्स। और फिर ये लेटेक्स में एसिटिक एसिड मिला के उसको टायर और ट्यूब बनाने के काम में लिया जाता है। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन। मलेशिया का पहला नंबर आता है रबर के उत्पादन पे। इंडिया इज द 5th मेजर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और भारत का नंबर 5वें स्थान पे है रबर के उत्पादन के चलते। फिर है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ cumin seed, what you call it जीरा, fennel seed यानी कि वडियारी, एंड सलेमन हस्क या सलियम हस्क यानी कि इसबगोल इन द वर्ल्ड। तो गुजरात ये 3 चीजों में
ये मसालों के मामले में जीरा, वलियारी एंड इसबगुल के उत्पादन में सबसे अव्वल है। Besides this, India leads in the production of export of dry coriander, fenugreek, mustard, dill यानी कि सुआ एंड कैरावे यानी कि अजवाइन। अजवाइन, सुआ या सूखा धनिया या मेथी या सरसों, ये सारी चीज़ों का भी इंडिया अच्छे हद तक निर्यात करती है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट, आई मीन मसालाज। तो मसाला के कुल उत्पादन का 35% हिस्सा भारत से निकलता है या भारत से उत्पादित होता है। इंडियन ब्लैक पेपर, सिनेमम एंड क्लोव्स आर इन ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और भारत में पाए जाने वाली काली मिर्च, दालचीनी और लौंग दुनिया भर में मशहूर है। India produces many medicinal herbs like ashwagandha, tulsi, aloe vera, ashoka, etc. भारत में मिलने वाली औषधीय जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, अशोक, ये भी काफी मशहूर है। मिंट, पाम रोजा, लेमन ग्रास आर फ्लेवरिंग प्लांट्स। पुदीना, पाम रोजा और लेमन ग्रास स्वाद बढ़ाने वाले पौधे हैं जिसका फ्लेवर, जिसका स्मेल सबसे बेस्ट होता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल जो भारत में मिलते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, इंडिया रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना। तो फल और फूल के उत्पादन में भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, pears and orange are grown in India. तो भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती, संतरा ऐसे फल उगाए जाते हैं। Bananas are grown in तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। केला ज्यादातर गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सेब जम्मू कश्मीर और हिमाचल में उगाया जाता है। Grapes are grown in उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो अंगूर है वो ज्यादातर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। As the grapes production is less than its demand. और अंगूर का उत्पादन उसकी मांग के हिसाब से काफी कम है। So they are imported from अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्रेप यानी कि अंगूर है, उसको बाहर से यानी कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से मंगवाया भी जाता है। फ्लावर्स लाइक रोज, जास्मिन, मैरीगोल्ड आर कल्टीवेटेड। तो हमारे यहाँ गुलाब, चमेली, गेंदा फूल, ये सारे फूलों की भी खेती होती है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विद द इंक्रीजिंग कल्टीवेशन फॉर कैश क्रॉप्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रास। अब जैसे जैसे हमने कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया तो वैसे वैसे जो घास चारा है हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल को चाहिए, उसका शॉर्टेज या स्कैरसिटी होता गया। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास लाइक फोडर क्रॉप्स, दरफ दैट इज इन गुजरात दरफ वन, अंजन यानी कि पूसा येलो अंजन, मार्शल यानी कि गुजरात मार्वेल ग्रास नंबर 1। तो गुजरात में आप दरफ, अंजन या मार्शल जैसे घास की स्पीसीज देख सकते हो। शानियार एंड जिंजरवो, दमन एंड हेमेटा एंड क्लैरेटा आर ग्रोन इन गुजरात। गुजरात में ये सारी स्पीसीज के भी ग्रास आप देख सकते हो। जनरली ऑल ग्रास टाइप्स शुड बी हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आफ्टर 4 months ऑफ ग्रोइंग। ज्यादातर घास को बारिश के बाद यानी कि दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे काटा जाता है। लगभग 4 महीने का इसका अवधि रहेगा। टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, तो कृषि में, खेती बाड़ी में तकनीकी सुधार क्या है जिसके चलते हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बम्पर होता गया, उस खेती बाड़ी का यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ता क्यों गया। द चेंजेस विच हैव taken place in seeds, fertilizers and farm equipment in India are known as technical reforms. तो भारत में जो सीड यानी कि बीज, कृषि के जो साधन थे उसमें और फर्टिलाइजर्स में जो जो परिवर्तन आए, वो सारे परिवर्तन को हम टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि तकनीकी सुधार बोल सकते हैं। जैसे कि अर्लियर फार्मिंग वाज कैरिड आउट बाय सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट्स लाइक सिकल, स्पेड, हो यानी कि फावड़ो, प्लाव,
bullock cart. Now modern implements like tractor and threshers are used. तो पहले के जमाने में या पहले के समय में खेती के लिए सरल या साधारण कृषि उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। और क्या है ये साधारण कृषि उपकरण? जैसे कि दरांती ले लो, कुदाल ले लो या फावड़ा ले लो, हल ले लो, बैल या बैलगाड़ी ले लो। अब उसकी जगह पे हमने ट्रैक्टर और थ्रेशर का इस्तेमाल कर दिया। तो ये एक बदलाव आया, उसको बोलेंगे तकनीकी सुधार। फिर दूसरा सुधार, अब ये तो हुआ फार्म इक्विपमेंट का बात, ये तो सिर्फ कृषि उपकरणों की बात हुई। दूसरा दो चेंज आया वो था सीड का चेंज और फर्टिलाइजर्स का चेंज। Before the farmers used leather bags and water wheels for irrigation, now they use submersible pump or monoblock pumps, solar pumps, drip irrigation and sprinkler. पहले के टाइम पे किसान सिंचाई के लिए चमड़े से बने थैले, जो आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, जिसको एक तरीके से मशक भी बोला जाता है, तो ये वाटर व्हील है हकीकत में। और पानी का चक्का, मतलब जब आपको कुएं में से या नीचे जमीन के नीचे से पानी निकालना है, तो उसके लिए ये तकनीक बनाया गया है जिसको बोला जाता है वाटर व्हील, यानी कि पानी का चक्का। आप देख सकते हो ये पिक्चर में, और ये कैसे काम करता है वो भी मैंने दिखाया है। तो ऐसी पुरानी तकनीकों से हम सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करते थे। अब ये सारी चीजें निकल गई और उसका जगह ले लिया मोनोब्लॉक पंप ने, या तो सबमर्सिबल पंप ने, या सोलर पंप ने। उससे भी आगे हमने ड्रीप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स भी लगवाए, और उससे कई हद तक हमने खेती बाड़ी में एक आमूल परिवर्तन लेके रख दिया। Farmers also use chemical fertilizers, hybrid seeds like BT seeds, what you call it, biotechnological seeds, insecticides, drip irrigation, greenhouses. आजकल किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड जैसे कि बीटी सीड्स ले लो, या कीटनाशक अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करते हैं, ड्रीप इरिगेशन या ग्रीन हाउस सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसानों ने काफी तरक्की कर ली अपने काम करने के तरीकों में। Chemical fertilizers like diammonium phosphate, that is more likely known as DAP, nitrogen, phosphorus, potash यानी कि NPK, urea and other biofertilizers, liquid biofertilizers, biotech seeds are used. तो किसान जो पहले एक कॉमन तरीके के बीज को बोता था, उसकी जगह अब उसने हाइब्रिड सीड्स, बायो टेक्नोलॉजिकल सीड्स का इस्तेमाल करने लगा। फर्टिलाइजर्स के तौर पे ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ अलग अलग तरीके के जैव फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको एनपीके बोला जाता है। यूरिया, इसका भी इस्तेमाल करने लगा। तो तीन केमिकल फर्टिलाइजर्स में मेन नाम है, एक है डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फॉस्फेट, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश। तो ये सारी चीजों में बदलाव आए, जो एक हिस्सा है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का। फिर क्या हुआ, फार्मर्स आर गाइडेड थ्रू मास मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन, डीडी किसान चैनल, न्यूज़पेपर, एसएमएस, और कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1800 180 1551, what you call it, Kisan call center, government farm web portal, iKhedut and mobile app like Agri Market। और किसानों को जो है अलग अलग तरीके से गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन दिया जाने लगा, मास मीडिया के चलते, रेडियो या टेलीविजन के चलते। टेलीविजन पे फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है जिसका नाम है डीडी किसान चैनल यानी दूरदर्शन किसान चैनल। फिर इनके लिए किसानों के न्यूज़पेपर भी आते हैं, स्पेशल कॉल या एसएमएस भी आ सकते हैं, और उसके लिए आपको ये टोल फ्री नंबर डायल करना पड़ेगा 1800 180 1551। ये किसान कॉल सेंटर है और वहाँ टोल फ्री नंबर है, तो कोई चार्ज आपको एसएमएस या कॉल के लिए नहीं लगेगा, और आपको कृषि से संबंधित जो भी परेशानी है आप उसका सॉल्यूशन ये कॉल सेंटर से ले सकते हो। गवर्नमेंट ने फार्म वेब पोर्टल भी बनाए, अलग अलग वेबसाइट बनाई, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन जैसे एग्री मार्केट या आई खेडूत भी बनाया, और ये सारे जो परिवर्तन आए वो है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स यानी कि तकनीकी सुधार। इतना ही नहीं, न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्निक्स रिच द फार्मर थ्रू ग्राम सेवक।
और सरकार ने एक बढ़िया सा चेन बनवाया कि सरकार जो जो नए चेंजेस या रिसर्च करती है उसको आम जनता तक यानी कि सामान्य खेडूत तक पहुंचाने के लिए, किसान तक पहुंचाने के लिए इन्होंने हर गांव में ग्राम सेवक रखा जो गवर्नमेंट और किसान के बीच का एक मीडिएटर या एक ब्रिज का काम करेगा. देयर इज अ फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर FTC इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू ट्रेन फार्मर्स. अगर कोई भी किसान को नए तरीके का खेती टेक्निक या नए तरीके का क्रॉप कल्टीवेट करना है तो उसके लिए थरली गाइडेंस और ट्रेनिंग इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो FTC यानी कि फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है वहां से मिलेगा. इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स थ्रू एग्रीकल्चर फेयर्स. एग्रीकल्चर फेयर यानी कि खेती कृषि मेले भी होते हैं जहां सारे किसानों को अलग अलग इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट. हर एक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी बनवाए गए. गुजरात में कृषि यूनिवर्सिटी कुल मिला के 4 है और अब जो 5 हो गई. और ये जो 4 यूनिवर्सिटी है आप उसको ऐसे झंड के नाम से याद रख सकते हो. झंड यानी J जूनागढ़, A आनंद, N नवसारी, एंड चौथा है दांतीवाड़ा. उसके बाद 5वां एक यूनिवर्सिटी गांधीनगर में भी हुआ है पर आपके टेक्स्ट बुक में ये 4 ही गुजरात के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है. At the national level, the Department of Agriculture Research and Education that is there and ICAR that is Indian Council for Agriculture Research have been set up. तो राष्ट्रीय स्तर पर ये दो संस्थाएं कृषि क्षेत्र में अभ्यास और संशोधन के हेतु लगाई गई. एक है डेर और दूसरा है ICAR. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि संस्थागत सुधार. The following institutional reforms have been introduced by the government to improve the agriculture production. तो खेती यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने निम्नलिखित संस्थागत सुधार किए जिसमें से सबसे पहला है जमींदारी सिस्टम यानी कि जमींदारी प्रथा को हटा देना. So the zamindari system has been abolished and law of land to the tiller and land tenancy act have been implemented to give farmers the right to become landowner. तो जमींदारी सिस्टम में हकीकत में किसानों को सिर्फ मजदूरी करवाई जाती थी. वो जमीन का मालिक हमेशा ठाकुर चौधरी या जमींदार रहता था. उसकी जगह पे यानी कि यह जमींदारी सिस्टम की जगह पे लॉ ऑफ लैंड टू द टिलर एंड लैंड टेनेंसी एक्ट लगाया गया जिसको बोला जाता है जो हल जोतता है उसी का खेत है. और वैसे ही लैंड टेनेंसी एक्ट, ये दोनों से फार्मर्स को यानी कि किसानों को अपना हक मिला और अपना खेत का ओनरशिप यानी कि मालिकी भी मिला. द लैंड सीलिंग एक्ट हैज रिमूव्ड डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स. उसके साथ साथ ये लैंड सीलिंग एक्ट के चलते जो किसानों में जमीन से लेके एक डिस्पैरिटी थी यानी कि कुछ जमींदार है उनके पास कई एकड़ जमीन है और कुछ छोटा सा किसान होगा उसके पास एक छोटा बीघा जमीन ही होगी. तो लैंड सीलिंग एक्ट से ये जो बड़ा डिस्पैरिटी था, ये गैप था, वो काफी हद तक मिट गया या दूर हो गया. फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी by किसान क्रेडिट कार्ड एंड by नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक. किसानों को क्रेडिट कार्ड और बैंक की सब्सिडी के थ्रू अलग अलग रूप से वित्तीय सहाय प्रदान की गई. फार्मर्स आर गिवन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. और किसानों को प्रधानमंत्री फसल योजना के चलते उनकी फसलों को बीमा का रक्षण दिया गया. When the crops fail due to drought or excessive rain, farmers are given financial help by government. और जब भी सूखा पड़ेगा या ज्यादा बारिश होगा और इनका फसल नष्ट हो जाएगा तो सरकार जो है वो फाइनेंशियल हेल्प यानी कि वित्तीय सहाय प्रदान करेगी. An open auction process is held for the sale of farm products in the marketing yard. हर एक मार्केट यार्ड में एक खुली नीलामी प्रक्रिया आयोजित की जाती है जिससे
खेत उत्पादन की बिक्री इजीली और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए। Facilities like cooperative societies, market association, cooperative warehouse, cold storage, transportation are provided to farmers. किसानों को सरकारी समितियां, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन वगैरह सुविधा मुहैया करवाई गई। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स एट सपोर्ट प्राइस। यहाँ नीचे कुछ संगठन के नाम दिए हैं जो किसानों को अपनी कृषि उत्पादों को एक सपोर्ट प्राइस से खरीदता है, जिससे इनका कम से कम एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कम से कम शोषण होता है। उसमें से पहला संगठन है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नाफेड। फिर दूसरा है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोअर फेडरेशन, जिसको ग्रोफेड बोला जाता है। एंड तीसरा है एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो अमूल डेयरी आनंद से ही बिलोंग करता है। Before Green Revolution, there was an acute shortage of food grains in the country. If an agrarian country has to import food grains, the country's political freedom is in danger. Green Revolution took place in our country in the decade of 1960. तो हरित क्रांति से पहले देश में खाद्यान्न यानी कि फूड का भारी कमी था। अगर कृषि प्रधान देश, ऐसा देश कि जिसका मुख्य व्यवसाय ही कृषि है, अगर ऐसा देश उसको दूसरे कंट्री से, दूसरे देशों से फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न मंगवाना पड़े यानी कि आयात करना पड़े, तो वो देश की राजनीतिक आजादी के लिए खतरा साबित हो सकती है। और हमारे देश में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। The huge increase in agriculture production with the help of improved seeds, chemical fertilizers, mechanical equipment, intense efforts of the farmers, electricity and facility in irrigation is known as green revolution. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हकीकत में क्या है? तो ये कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने जो चेंजेस, जो बदलाव लाए, जैसे कि हमने अच्छे या बेहतर सीड का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, मशीनी साधनों का इस्तेमाल किया, जिससे खेती बाड़ी या कृषि का एक्टिविटी इजी हो सके। और किसानों ने भी काफ़ी कड़ी मेहनत की। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी आई, जिसके चलते इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई। और ये सारी चीज़ों को मिला के जो बना, उसको बोला गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, जिससे एग्रो प्रोडक्शन यानी कि कृषि उत्पादन ऑलमोस्ट दुगना हो गया। और फूड के सेक्टर में यानी कि ये खाने के क्षेत्र में भारत जो है वो इंडिपेंडेंट बन गया, यानी कि स्वतंत्र बन गया। अपने जनसंख्या के अनुसार भारत खुद से अपना खाना यानी कि अपना अन्न खेतों में पैदा कर सकता है। वो पूरा रिवॉल्यूशन, ये पूरा मूवमेंट बोला जाता है हरित क्रांति। There has been a record production of wheat and paddy due to green revolution. Today the country does not have to import food grains. तो हरित क्रांति के चलते देश में गेहूं और चावल का रिकॉर्ड उत्पादन शुरू हुआ। और आज देश को गेहूं और चावल को आयात नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। The country maintains a buffer stock to fight over drought period successfully. और इतना ही नहीं, अगर सूखे जैसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम में सफलतापूर्वक निपटने के लिए हमारे पास बफर स्टॉक भी बना रहता है। However, the production of cash crop has increased and the production of pulses and other cereals has decreased. हालांकि ज्यादातर कैश क्रॉप्स यानी कि नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ गया और उसके सामने दाल और अन्य अनाज का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा। The country will have to have another green revolution to reach the stage where other countries have progress in agriculture. देश को आज एक और हरित क्रांति लानी होगी,
ताकि अन्य देशों की तुलना में हमारा कृषि का जो स्तर है, जो लेवल है, वो ऊपर उठ सके और देश में कृषि में के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रगति हो सके। आप नीचे ये पिक्चर देखिए, जो पिक्चर आप देख रहे हो, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिस्टर स्वामीनाथन। ये हमारे देश में हरित क्रांति के प्रणेता यानी कि पिताजी माने जाते हैं। Next one, food security. Self-sufficiency in food grains is must. Lack of food grains can put the political freedom of the country in danger. तो ये फूड ग्रेन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। अगर फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न की कमी है तो उसे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में हो सकती है। After the Green Revolution, India has become self-reliant in food grains. तो हरित क्रांति के बाद भारत जो है फूड ग्रेन्स के मामले में यानी कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। In 1950 and 51, India produced 51 crore tons of food grains, which increased to 265.04 crore ton in 2013-14, but the population has also increased. तो 1950-51 में भारत में सिर्फ और सिर्फ 51 करोड़ टन फूड ग्रेन्स उगता था या प्रोड्यूस होता था। वो 2013-14 में बढ़ के उसका नंबर हो गया 265 करोड़ टन। तो ये काफी बड़ा नंबर है, पर इसी के दौरान ये 60-62 साल के दौरान जैसे हमारा प्रोडक्शन बम्पर हुआ यानी कि हमारा कृषि उत्पादन बम्पर हुआ, वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या का भी काफी बढ़ावा हुआ। In 1951, the Indian population was just 36.10 crore, which increased to 125 crore today. तो जब हम 51 करोड़ टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे तब हमारा पॉपुलेशन 36 करोड़ का था, और जब हम 265 करोड़ टन प्रोडक्शन करते हैं तब हमारा पॉपुलेशन जो है 125 करोड़ हो गया। दिस हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ती गई। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फूड ग्रेन ऑफ द कंट्री कैन बी फुलफिल्ड टुडे। फिर भी आज हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उतनी जनसंख्या के हिसाब से हम हमारा काम कर लेते हैं। मतलब हमें दूसरे देशों से फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न को आयात नहीं करना पड़ता, मंगवाना नहीं पड़ता। It is necessary to maintain buffer stock of grains to provide scarcity of food grains during drought or less production. तो सूखे या कम प्रोडक्शन के टाइम पे अगर फूड ग्रेन का कमी महसूस होता है तो उसे रोकने के लिए वही फूड ग्रेन का बफर स्टॉक बना के रखना सबसे जरूरी है। The wastage of food grains must be prevented by having proper warehouse for storage of food grains. और फूड ग्रेन का बर्बादी रोकने से उसका व्यय रोकने के लिए हमें प्रॉपर गोदाम बनाने पड़ेंगे ताकि जो ज्यादा फूड ग्रेन है उसको हम वहां जमा कर पाए। Every year when the buffer stock is replenished, the previous buffer stock should be provided free to people living below poverty line. The government needs to increase the stock of food grains and supply it to the poor people through the Food Security Act. तो हर साल जब बफर स्टॉक की भरपाई की जाती है तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उसे मुफ्त में उपलब्ध करवाना चाहिए, और यही तो है फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये बफर स्टॉक को टाइम टू टाइम बीपीएल कार्ड होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा जो फूड ग्रेन है वो अवेलेबल करवाना उचित होगा। Now the last topic, impact of globalization on Indian agriculture. तो वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय कृषि पे क्या पड़ा उसके बारे में देखते हैं। The policy of globalization has been implemented to see that Indian farmers can sell his farm products in world market and earn profit. तो वैश्वीकरण की नीति इसलिए लागू की गई ताकि भारत के जो किसान हैं वो अपने कृषि उत्पाद को यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को
दुनिया के बाजार में बेच सके और उससे अच्छा खासा मुनाफा पा सके। Many changes have been seen in agriculture due to globalization और ये वैश्वीकरण के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में कई बदलाव देखे गए। कॉटन, चिलीज एंड sesame of Gujarat are available in China market and different fruits of the world are available in Indian market. तो गुजरात का कपास, मिर्ची और तिल अब चाइना में उपलब्ध है और वैसे ही दुनिया भर के विभिन्न फल आज भारतीय बाजार में मौजूद है। अब जैसे ड्रैगन फ्रूट जो हम मानते हैं कि जिसका कनेक्शन चाइना से है वो भारत में मिल रहा है, वो ये ग्लोबलाइजेशन के चलते ही तो है। The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India. Due to this, production of cotton and maize has increased. तो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी जिसका ब्रांच एक से ज्यादा देशों में होता है, ऐसा उसको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले महंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स अब भारत में भी अवेलेबल होने लगे और उससे मक्के और कपास का उत्पादन है वो काफी हद तक बढ़ा। द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस टफ ग्लोबल कंपटीशन। उतना ही नहीं, जो स्वदेशी उत्पादन है उसको वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। Some products have gained global markets, hence there is necessity for registration of their patent. कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो विश्व बाजार में अवेलेबल करने के लिए हमें उसका पेटेंट या रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना जरूरी बन जाता है। It is necessary to register qualitative farm production as national patent in the world market. और ये ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी के चलते जो भी अच्छी फार्म प्रोडक्ट है उसका पंजीकरण यानी कि पेटेंट करवाना सबसे जरूरी बन जाता है। इंडिया नीड्स टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेंटेन क्वालिटी टू कॉम्पीट ग्लोबली। और भारत को ग्लोबल लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई नई टेक्निक का उपयोग करना और गुणवत्ता बनाए रखना सबसे जरूरी यानी कि सबसे आवश्यक है।